काञ्चीनगरे शक्तिकुमारो नाम एकः श्रेष्ठपुत्रः प्रतिवसति स्म। स यदा स्वकीयस्य जीवनस्य 22तमे वर्षे प्रविष्टस्तदा चिन्तामपन्नः नास्ति दारविहीनानाम् अनुरूपगुणदाराणां च सुखं। तत् कथं गुणवतीं भार्याम् अहं विन्देयमिति। ततः स प्रभूतं विचार्य वस्त्रान्ते पिण्डशाली दारग्रहणाय विविधान् देशान् अभ्रमत्। एकदा स कावेरीतीरपत्तने समागत। अत्र सः कूपे विरलभूषणां कुमारीमेकाम् अपश्यत्। तस्याः रूपसम्पदा विभूतः सोऽचिन्त्यत् आकृष्टं मे हृदयम् अस्याम्। तदेतां परीक्ष्य विवाहप्रस्तावं कृत्वा तस्यां सम्मतो उद्वामि। सः तां निष्कासङ्गत्य सविनयम् आह, अस्ति ते कौशलं शालिप्रस्थेन अनेन सम्पन्नाहारं मा भोजितुं। ततः स ओमिति उक्त्वा प्रस्थमात्रं धान्यमादाय श्रेष्ठपुत्रस्य याचनानुसारं कर्तुं प्रवृत्ति। तो चलिए बच्चों, इसका मीनिंग समझना स्टार्ट करते हैं। कांची नगरे शक्तिकुमारो नाम एकः श्रेष्ठपुत्रः प्रतिवसति स्म। स यदा स्वीक्यस्य जीवनस्य 22तमे वर्षे प्रविष्टस्तदा चिन्तामपन्नः नास्ति दारविहीनानाम् अनुरूपगुणदाराणां च सुखं। तत् कथं गुणवतीं भार्याम् अहं विन्देयमिति। कांची नगर में शक्ति कुमार नाम का एक सेठ का पुत्र रहता था। वह अपने जीवन के 22वें वर्ष में प्रवेश किया। तब वह चिंता करने लगा, सोचने लगा क्या कि नास्ति दारविहीनानाम् अनुरूपगुणदाराणां च सुखम, कि बिना अगर मन के अनुरूप पत्नी मिले तो ही जीवन में सुख है। अगर मन के अनुरूप पत्नी ना मिले तो जीवन में सुख नहीं है। तत्कथम गुणवतीं भार्याम अहम विन्देयम इति। अब ऐसा सोच के वो अपने लिए गुणवती कन्या की तलाश में निकल गया। ततः स प्रभूतं विचार्य वस्त्रान्ते पिनद्वशाली दारग्रहणाय विविधान देशान अभ्रमत। ऐसा विचार के उसने अपने साथ कपड़ा वगैरह लेके और पत्नी की तलाश में विविध देशों में भ्रमण करता है। एकदा स कावेरी तीरपत्तने समागत। अत्र सह कूपे विरल भूषणां कुमारीमेकाम् अपश्यत। एक बार वह कावेरी नदी के किनारे आता है और वहाँ पे वह एक विरल भूषणा मीन्स बिना किसी गहने के एक कन्या को देखता है। तस्य रूप संपदा विभूतः सो अचिंत्यत आकृष्टं मे हृदयम् अस्याम्। उसकी रूप संपदा को देखकर वह विचारता है, सोचता है कि इसने मेरे हृदय को आकृष्ट किया। तदेतां परीक्ष्य विवाह प्रस्तावं कृत्वा तस्यां सम्मतो उद्वहामि। मैं उसकी परीक्षा लूँगा और उसके सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रखूँगा। स तां निकषा संगत्य सविनयम् आह, अस्ति ते कौशलं शालिप्रस्थेन अनेन सम्पन्नाहारं मा भोजयितुम्। फिर वह उस कन्या के नज़दीक जाता है और उससे विनयपूर्वक कहता है कि क्या आपके पास वो कौशल है कि आप शालिप्रस्थेन, एक प्रस्थ जो अन्य से संपन्न आहार पूरा भोजन बना सकती हैं। ततः सा ओमिति उक्त्वा प्रस्थमात्रं धान्यमादाय श्रेष्ठपुत्रस्य याचनानुसारं कर्तुं प्रवृत्ता। उसके बाद जो लड़की है वो स्वीकार करती है, सहमत हो जाती है और कहती है कि हाँ, प्रस्थ मात्र धान्य से मैं आपको संपन्न आहार जो है बनाकर खिलाऊंगी। ततः आदौ स बुद्धिमती कन्या तान् शालीन्
प्रथमम् आतपे तत्त्वति ततः समायां परिशुद्धायां भूमौ तान् अघट्यत अनेन तुष्येभ्यस्तण्डुला पृथक संजाता। उसके बाद बुद्धिमती कन्या सारे अनाज को धूप में गर्म कर लेती है और फिर उसे घिसकर उसमें से अनाज अलग कर लेती है और अनाज से जो छिलके अलग किए होते हैं उसको रख देती है। तण्डुलान् संप्राप्य सा तुषान् भूषणानां मार्जनार्थां स्वर्णकाराय विक्रेतुं धात्रीम् अकथयत् तस्मात् यत् धनं मिलति तेन काष्ठानि आहारम् इति च धात्रीं निवेदितवती। उसके बाद जो चावल से जो भूसी मिली होते हैं, जो छिलके मिले होते हैं, उसको वो स्वर्णकार के पास भेजने को कहती है और उसको बेचकर उसके बदले में जो पैसा मिले उसके लिए उसका लकड़ी लाने का धात्री को निवेदन करती है। धात्री काष्ठानि आनीतवती तदनन्तरं स तण्डुलान् अस्कृत जलेन प्रक्षालितवती उष्णकृते जले च तान् पचितवती। जब धात्री काष्ठ लाती है, लकड़ी लाती है, तो वो चावल को अच्छे तरीके से धो लेती है और फिर गर्म पानी में उसको डाल देती है। अल्पी यसा कालेनैव तण्डुला सिद्धा संजाता तथा ईंधनानि जलेन शमयित्वा कृष्णारङ्गानपि तदर्थीभ्यः प्रेषयित्वा यत् धनं लब्धं तेन धनेन शाकं धृतं दधि तैलं च कृतवती। उसके बाद थोड़े ही समय में चावल पक जाता है और जो ईंधन बचे होते हैं उसमें पानी डाल के उसका कोयला बना देती है और उस कोयले को धात्री से बेचकर उस पैसे से घी, शाक, तेल वगैरह लाने को कहती है। तेन च सा विविधानि व्यंजनानि संपादितवती और जिससे वो विविध प्रकार के व्यंजन बनाती है। संपन्ने आर्य सा कन्या धात्रीमुखेन अतिथये प्रथमं स्नातुं निवेदितवती। ततः स्नानशुद्धाय तस्मै अतिथयो सा पेयोपहारपूर्वं भोजनं घृतसहितं ओदनं व्यंजनं च अयच्छत्। आहार संपन्न हो जाता है तो कन्या धात्री से अतिथि को पहले स्नान करने का निवेदन करने को कहती है और जब स्नान करके शुद्ध होने के बाद अतिथि को पानी और भोजन देती है और घी भी देती है, लड्डू वगैरह भी साथ में देती है। मध्ये मध्ये सा भोज्यादीनां विविधानां पदार्थानां वर्णनं कृत्वा अतिथये भोजनरुचिमपि अवर्धयति। मुक्ते तु तस्मिन् अतिथौ तया ताम्बूलस्यापि व्यवस्था कृता। एवं स्वकीयया गुणसम्पदा प्रस्थपरिमितेन धानेन विविधानि व्यञ्जनानि विरचितवती कन्या प्रति समाकृष्टं शक्तिकुमारो विवाहस्य प्रस्तावं कृतवान्। बीच बीच में वो भोजन आदि का और जो विविध पदार्थ उसमें दिए होते हैं उसका वर्णन करती है और वर्णन करके भोजन की रुचि को और बढ़ा देती है। और फिर उस अतिथि को जो एक प्रस्थ अन्न से जो भी चीज़ वो व्यंजन बनाती है और उस व्यंजन को खा के शक्ति कुमार उसके गुण आदि को देख के उस कन्या के सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रखता है और कन्या उस विवाह के प्रस्ताव को स्वीकारती है और वह लड़का शादी करके कन्या को अपने नगर में, अपने गांव में ले जाता है। तो ये जो चैप्टर है आपका लेसन 5 गुणवती कन्या, इसको पोएट दंडी ने लिखा है जो बहुत ही वेल नोन राइटर है संस्कृत लिटरेचर में। और यहाँ पे जो 10 कुमार चरितम है उसमें से ही ये थीम लिया गया है। जो 10 कुमारा की कहानी है जिसमें जो डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं, अलग अलग दिशाओं में जाते हैं और अपना अलग अलग एक्सपीरियंस जो है शेयर करते हैं। और यहाँ पे जो पुरुष है और जो स्त्री है उनको ऐसा बताया गया है कि वो एक रथ के 2 पहिए हैं या एक गाड़ी के 2 पहिए हैं और ये ज़रूरी है कि दोनों पहिए जो है वो साइज़ और शेप में सिमिलर हो, मिलते जुलते हो और मिलजुल कर काम करते हो।
तो शक्ति कुमार है जो वो इस स्टोरी के हीरो है, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी से फुलफिल है और वो चाहते हैं एक लड़की से शादी करना जो गुणवती हो उनके जैसा ही। और फिर वो एक प्लान बनाते हैं कि हम उस गुणवती कन्या को ढूंढने जाएंगे और अपने प्लान के अकॉर्डिंग वो एक प्रस्थ अनाज से बहुत सारे फूड आइटम बना दे ऐसी लड़की की तलाश। फिर जब शक्ति कुमार को ऐसी लड़की मिल जाती है तो वो अपना प्रस्ताव रखते हैं कि क्या वो लड़की उनसे शादी के लिए सहमत होगी, उनसे शादी करेगी। तो शक्ति कुमार जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में, अलग अलग देशों में ऐसी लड़की की तलाश में ढूंढते हैं। फिर उन्हें एक लड़की मिलती है जो कांची नदी के किनारे मिलती है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलेक्ट होता है उसके पास, बुद्धिमती होती है। एक प्रस्थ अनाज से बहुत सारी चीज़ें बना देती है और बना के खिला देती है, बीच बीच में उसका वर्णन भी करती है और इस प्रकार एग्रीमेंट भी हो जाता है और दोनों की शादी पक्की हो जाती है। और शादी के बाद वो उस लड़के के घर चली जाती है।